स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस। इसमें मैंने एमसीक्यूज़ नहीं लिए हैं, यूनिट 4 से रिलेटेड मैंने इम्पॉर्टेंट नोट्स लिए हैं। चूँकि इतना टाइम नहीं था कि मैं एमसीक्यू फ्रेम करके आपको दे पाती, तो मैंने सोचा कि मैं सारे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जितने भी हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लूँ जिससे एमसीक्यू आ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर आपने थ्योरी अच्छे से कवर अप की है तो एमसीक्यू कहीं से भी आए आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और आपके एमसीक्यू सही होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। सो जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप वहाँ से जाके यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो प्लेलिस्ट में भी आपको सीरियल वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो चलिए यूनिट 4 को डिस्कस कर लेते हैं। सो यूनिट 4 जो है स्टूडेंट्स, वो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड है। हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है उससे रिलेटेड है। ये यूनिट बहुत ही छोटी है। सो आई थिंक इसमें अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं सो आपके एमसीक्यू गलत नहीं होंगी। चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है, आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि CII स्टैंड्स फॉर, ऐसे भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये है क्या इसके बारे में बात कर लेते हैं। इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इज वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009। ठीक है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है कंपटीशन एक्ट 2002 के लिए एंड ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी हमारी मार्च 2009 में। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कंपटीशन एक्ट 2002 है स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसने रिप्लेस किया था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जिसको हम लोग MRTP एक्ट के नाम से भी जानते हैं। MRTP एक्ट 1969 को रिप्लेस किया गया था। रिप्लेस किसके थ्रू किया गया था? उसको रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया था और किसके रिकमेंडेशन पे आया था? राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं जो कंपटीशन कमीशन मतलब CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश करने का मेन एम क्या था? तो इसको इस्टेब्लिश करने का मेन एम था प्रोएक्टिव एंगेजमेंट, मतलब जितने भी प्रोएक्टिव एंगेजमेंट हैं विद दी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ एंड जितनी भी हमारी गवर्नमेंट, जो जितने भी मतलब प्रोएक्टिव एंगेजमेंट हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से। और इसके अलावा जो है नॉलेज मतलब इंटेंसिव नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन विद हाई लेवल की, मतलब एक तरीके से उसको मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कंपटीशन मेनली होता है क्या है कि कंपटीशन कमीशन एक्ट का काम होता है कंपटीशन को कंट्रोल में रखना। ठीक है, एंड थ्रू द प्रोफेशनलिज्म ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों को लेके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? कंपटीशन एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल की है और कंपटीशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस किया था MRTP एक्ट 1969 को। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंपटीशन एक्ट के बारे में। सो कंपटीशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट 2007 है और उसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो अप होती हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। सो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 में
जो चेंजेस है वो ये है कि एक्ट प्रोबिस्टेड एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, मतलब ये प्रोबिस्ट है, इसमें एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, एब्यूज़ ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन बाय द इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड रेगुलेशन कॉम्बिनेशन, रेगुलेशन कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ होता है, आपका एक्यूजिशन हो गया, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल, एंड MA, ठीक है, देंगे आपको ध्यान रखना है, विच कॉज और लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये जो 2007 का अमेंडमेंट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द कॉम्पिटिशन एप्लीटेट ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश, मतलब इसी में जो है वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कॉम्पिटिशन एप्लीटेट ट्रिब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस किया गया था, COMPAT को रिप्लेस किया गया था नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेट ट्रिब्यूनल के थ्रू रिप्लेस किया था, एंड किस ईयर में, इन 2017 में, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। सो कंपोजिशन मतलब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 चेयरमैन होता है, 6 पर्सन होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, एंड क्वाजी जुडिकल बॉडी होती है जो कि ओपिनियन देती है, ओपिनियन टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड ऑल्सो डील विद द अदर केसेस। चेयरपर्सन होता है इसमें, जो अदर मेंबर्स होते हैं वो फुल टाइम होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फंक्शंस स्टूडेंट याद रखना है आपको कि CCI के फंक्शंस क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, मतलब एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन को मतलब कि एलिमिनेट करना, टू गिव द ओपिनियन ऑन द कंपटीशन इश्यूज़ मतलब जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उस पर ओपिनियन देना, ये भी इसी का फंक्शन है CCI का। एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि कंज्यूमर वेलफेयर हो गया, इंश्योर फेयर एंड हेल्थी कंपटीशन इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब फेयर कंपटीशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसीज़, कंपटीशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का भी काम इसका होता है। इंश्योर की स्मूथ अलाइनमेंट ऑफ द सेक्टोरियल रेगुलेटरी लॉ इन दी payment with the competition law and effectively carry out competition एडवोकेसी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ अलग भी इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि CCI हैज़ अथॉरिटी टू नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाइड करने की अथॉरिटी भी होती है। डोमिनेंट पोजीशन रहती है, एब्यूज़ ए डोमिनेंट पोजीशन, सो आपको ये भी ध्यान रखना है। मर्ज एंड एक्यूजिशन की जो पावर होती है वो भी इसके पास होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इससे भी हमसे एक MCQ पूछा जा सकता है, तो ये आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। नीट के बारे में हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि CCI की नीट क्यों है, बिकॉज फ्री मतलब ये प्रमोट करता है फ्री इंटरप्राइजेस को, प्रमोट अगेंस्ट द मार्केट डिस्टोरेशन, ठीक है, उससे डिस्टोरेशन मतलब जो भी मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं जो अनफेयर हैं, ठीक है, सो उसको रोकने के लिए। एंड प्रमोट्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल से, नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल मतलब NCLAT, ये आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। सो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था हमारे, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में भी। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसमें जो NC मतलब नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल मतलब सेक्शन जो है वो 61 में डिफ़ाइन किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में सेक्शन 202 में बताया गया है। कमीशन
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी इसमें बताया गया। ये सब काम जो है ये इसका होता है NCLAT का, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसकी लिस्ट यहाँ पे देखिए मैंने अपडेट कर रखी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है ट्रिब्यूनल का एंड जो चेयरमैन होता है, मतलब चेयरपर्सन जो होता है, जुडिकल मेंबर ऑफ द एप्टीटेड ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय, अब किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। सो ये कुछ मेंबर्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। मेन चीज़ आप ये याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन होता है वो किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट, एप्लीटेड टर्मिनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेड ट्रिब्यूनल जो है वो अलाउ करता है। देखिए इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीजिंग और फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है वो डिक्लेयर करता है अम्बर कंपनीज एज ग्रीन कंपनीज। सो इसमें कंपनी को 3 पार्ट्स में, 3 ही मतलब एक तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रीन, अम्बर, रेड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, देयर इज़ अ फाइनेंशियल हेल्थ एंड एबिलिटी टू सर्विस डेब्ट ऑब्लिगेशंस टू सिक्योर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर्स। सो रेड कंपनी जो होती है, देयर आर those with no cash and not in a position to pay क्रेडिट, ठीक है, तो उनको रेड कंपनी कहते हैं। अम्बर कंपनी आर दोज विद इनफ टू पे सिक्योर क्रेडिटर बट नॉट अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है, मतलब सिक्योर क्रेडिटर को पे करने के लिए है बट अनसिक्योर क्रेडिटर का नहीं। बट ग्रीन कंपनी में ऑल दोज फर्म्स विच हैव इनफ मनी टू सर्विस ऑल देयर डेब्ट्स टू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपसे MCQ पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ओके, बाकी ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो NCLAT है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410, ये मैंने नहीं बताया आपको पीछे मैंने कि 410 एंड कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपसे पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मतलब DIPP। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो स्टूडेंट DIPP को स्टैब्लिश हुई थी ये 1995 में एंड वॉज रीनेम्ड, इसके नेम को चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन जनवरी 2019, मतलब 2019 में इसके नेम को बदल कर चेंज करके DPIIT हो गया है। पहले क्या था, DIPP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये स्टैब्लिश था 1995 में, और अब 2019 जनवरी में इसके नेम को चेंज करके रीनेम किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। सो IDPP ऑफ FDI फंक्शनिंग अंडर, ये किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट मेजर टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारे, उससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रमोशनल या डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मुलेशन होना या इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द फैसिलिटेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल, इसके साथ साथ ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटेटिंग होती है उससे रिलेटेड, सो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इनफ्लोज इन दी कंट्रीज एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड डिपार्टमेंट जो होता है ये क्या करता है, एक्सेसेस द एनालिसिस देयर फॉर द फॉर्मुलेट्स strategy for the industrial development and DIPP जो है वो मॉनिटर करता है इसको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज कमिंग अंडर द जुडिकेशंस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट जैसे कि आपका हो गया, ट्रेड मार्क हो गया आपका, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गया ऑफ गुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेगुलेशन,
इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे भी आपसे स्टूडेंट 2 से 3 MCQ पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ये जो यूनिट है, मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लिया है। स्पेशली स्टूडेंट्स आपसे NCALT मतलब नेशनल कंपनी लॉ एप्टीट्यूड ट्रिब्यूनल से पूछा जा सकता है, और आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जा सकते हैं। तो इसकी थ्योरी आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी 4th यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। एंड पेपर के बाद प्लीज़ रिव्यू ज़रूर करिएगा कि मेरे वीडियो आपके लिए कितने